नमस्कार, मधुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपको जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं वे चाहे विदेश में हो चाहे भारत की धरती के गाँव में हो, महिलाओं की चिंता करती हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई है और महिलाओं को जागरूक करने के लिए वे लगातार काम कर रही है, बरसों से काम करती आ रही है और उन्हें पैड वुमेन का भी एक अवार्ड मिला है। उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने के लिए गाँवों की गलियां तक छानी है और लगातार काम कर रही है पिछले कई वर्षों से। हम माया विश्वकर्मा जी की बात कर रहे हैं जो कि सुकर्मा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं और लगातार गाँवों में अलग अलग क्षेत्रों में विषयों पर काम कर रही हैं और महिलाओं को जागरूक कर रही है। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम में। शुक्रिया हेमंत जी, बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आकर। माया जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश के ही एक गांव पर फिल्म बनाई थी और 2014 में लोकसभा का एक इलेक्शन भी लड़ा था और इलेक्शन के बाद से ही उनके मन में आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए और लोगों के लिए काम करने की बहुत आवश्यकता है। और उसके बाद से उन्होंने जो लगातार काम करना शुरू किया तो आज वे कई गाँवों में वहाँ की दशा सुधार चुकी हैं, वहाँ के लोगों को जागरूक कर चुकी हैं। किस तरह से सुकर्मा जो फाउंडेशन है उसकी शुरुआत हुई और कब आपने मन बनाया कि लोगों के लिए काम करने की आवश्यकता है? तो हेमंत जी, ऐसा है कि अपन करीब लगभग आज से 5-6 साल पहले इंदौर प्रेस क्लब में मिले थे और वो एक आयोजन था कि एक फिल्म जो बनी थी स्वराज मुमकिन है उसका आयोजन और पुस्तक का आयोजन था। उस समय मुझे लगता था क्योंकि वो जस्ट हमने लोकसभा इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद जब जो हालात देखे गांव के कि ये गांव में बिना सरकारों के कैसे काम होते हैं, तो जो बघवार नाम का एक गांव है करेली नरसिंहपुर के पास, उस गांव ने बिना सरपंच चुनाव के पिछले जब से पंचायती राज शुरू हुआ है तब से उस गांव में इलेक्शन नहीं हुए और कभी भी, और बिना चुनाव के उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं जो आपके इंदौर में भी नहीं रहे होंगे। क्योंकि लोगों द्वारा काम करना एक अलग बात होती है और ऑफिसर और नगर निगम और इस तरह के कमिश्नर द्वारा बात की एक अलग होती है। तो उस दौरान जब उस गांव के ऊपर फिल्म बनाई और लगा कि नहीं, ऐसे गांव अपने और बनना चाहिए जो स्वतः जो चीज़ें हैं यही तो हम चाहते हैं। इलेक्शन में जब हम डोर टू डोर जाते थे और लोगों से बोलते थे कि आपके गांव में हम ये करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन जब देखा कि जब लोग स्वयं इसको कर लेते हैं तो हमको इस तरह से जो है झगड़े करने की क्या ज़रूरत है। मतलब जहाँ तक कि हम देखते हैं चुनाव में इतना बड़ा माहौल होता है, इतने पैसे खर्च होते हैं और ज़्यादातर लेन देन पे वोट पड़ते हैं और उसके बाद अपन क्या देखते हैं कि जो नेता है वो ऐसे ही बरकरार रहती है। हाँ, ऐसे मतलब गायब होते हैं कि वो 5 साल बाद फिर पुनः दिखते हैं और सालों तक विकास कार्य करते रहते हैं लेकिन विकास फिर भी अधूरा नजर आता है, बिल्कुल नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमें लगा कि क्यों ना अपन अपने स्तर से कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो उस गांव को काम करते करते ऐसा लगा कि यदि आपको लंबे समय तक काम करना है तो आपको एक व्यवस्थित संगठन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके पहले एक और दिमाग में मेरे चीज़ थी कि ये इस विषय पे मुझे ज़रूर काम करना है और उसमें मैं एज अ वॉलंटियर या इस तरह से नहीं कर सकती, उसमें बड़ी व्यवस्था की ज़रूरत लगेगी। तो उसी समय लगा कि जो माहवारी का काम करना है उसके लिए हमको बड़े टीम की ज़रूरत होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होगी। तभी हमने 2016 में सुकर्मा फाउंडेशन बनाया और उसके बैनर तले हमने सैनिटरी नैपकिन का एक क्योंकि हम देखते हैं कि छोटे छोटे गांव में आप जाएंगे तो सैनिटरी नैपकिन मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मिल गया तो उसको अफोर्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमको लगा कि अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अवेयरनेस, ये तीनों चीज़ों पे कैसे हम एक साथ काम करें, उस कारण से हमने सुकर्मा बनाया और उसकी शुरुआत हुई और उसके साथ ही आप देख ही रहे हैं इतने दिनों की यात्रा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए जिस तरह से आपने काम किया, सैनिटरी नैपकिन को लेकर हो, लंबे समय पर काम किया और उसके बाद से आपको एक उपाधि भी मिली है, तो कितने समय आप लोगों ने लगातार काम किया, कितने गाँवों में आप लोगों को जागरूक करने के लिए पहुँची और कितनी महिलाओं को जागरूक किया आप लोगों ने? तो
तो जो ये उपाधि है पैड वीमेन ऑफ इंडिया, ये कभी हमारे दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे ये काम करना है इसके बाद ये होगा, कोई टारगेट ये नहीं बाई था। प्रोडक्ट है। असल में इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जब 16 में हमने फाउंडेशन बनाया, वो इसीलिए बनाया था कि सैनिटरी पैड का हमें काम करना है, मतलब किस तरह से हम उन महिलाओं को, क्योंकि हमारा नरसिंहपुर ज़िला जो है वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है महिलाओं को काम करने की, या तो वो खेत में करती हैं या मजदूरी करती हैं, जो शिक्षित महिलाएं नहीं हैं। तो ऐसी महिलाओं के रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए क्यों ना हम एक छोटी सी फैक्ट्री डालें और उसमें हम सैनिटरी पैड के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बनाना शुरू करें, और चूँकि जब लोकल स्तर पे बनेंगे तो थोड़े सस्ते भी हम दे सकते हैं। तो वो जब पैड बनाने शुरू किए, फिर हमने उसका ब्रांड नेम रखा कि भाई जब महिलाएं अपना प्रोडक्ट बना रही हैं तो उनका एक ब्रांड होना चाहिए, तो उसका नाम रखा हमने नो टेंशन। जिस तरह से लिज्जत पापड़ भी कभी किसी ने नहीं सोचा था बिल्कुल कि सही एक बात है। मिलियन शुरुआत छोटी होती है लेकिन समय पे तो इसी कारण से हमने जब नो टेंशन नाम रखा, फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि फैक्ट्री लगाना आसान है, मटेरियल देना, ट्रेनिंग करना, ये सब एक जगह का काम है। लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि जिस तरह से मैंने गांव में जन्म लिया, मेरा गांव बहुत छोटा सा एक मेहरा गांव ऐसा गांव है जहां आज भी मतलब व्यवस्थित सड़कें नहीं हैं, बिजली समय पे नहीं आती है, पानी किसी के घर में नहीं है। कहने से मतलब है कि जो कनेक्शन है वो अभी भी किसी के घर में नहीं है। सब लोग अपने अपने स्तर से पानी का ट्यूबवेल लगाया, किसी ने कुछ लगाया, उससे वो पानी लेते हैं। और उसके पहले हम लोग नदी पे आश्रित थे, नदी से डायरेक्टली पानी भर के हम लोग भोजन यापन करते थे। कितनी आबादी है आपके गांव की? हमारे अभी गांव की 2500 के करीब हमारी बावजूद आबादी है। इसके अभी तक नल कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल नल कनेक्शन नहीं है। नल जल योजना आपके शिप्रा का नर्मदा का पानी शिप्रा में आ सकता है और बड़े बड़े शहरों में जा सकता है, लेकिन हम नर्मदा वासी किनारे रहते हैं, हमारे गांव में अभी तक वो लाइन नहीं डली है। इसीलिए आवश्यकता है कि ऐसे गांवों को विकसित करने की जिसमें लोग वहाँ के उसे विकसित करें, उसमें हरियाली का ध्यान दें, उसमें सड़कों पे ध्यान दें, नलों पर ध्यान दें, पानी पर ध्यान दें, बाकी सारी सर्व सुविधाओं की बात की जाए तो वहाँ उन पर ध्यान दिया जाए। और यही कारण था कि उस गांव को लोग नहीं जानते थे और उस पर फिल्म बनाकर लोगों तक पहुंचाने का काम माया मैडम ने किया। ये बहुत सराहनीय कार्य भी। और क्या इस फिल्म के बाद कई गांवों में तब्दीलियां आई, लोगों ने हाँ चेंजेस बिल्कुल। किए? इस फिल्म के बाद ये एक अच्छा संदेश गया कि एक तो इसका मतलब जो लोग नहीं जानते थे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये फिल्म जो है निःशुल्क उपलब्ध है यूट्यूब में। इसके अलावा जब हम इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर गए, मतलब अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में हमने इसको दिखाया, तो वहाँ पर लोगों ने सराहा कि मतलब इस तरह के लोग भी काम करते और इस तरह की परेशानियाँ दूसरे देशों में हो सकती हैं। तो उस फिल्म को जो भी अवार्ड मिले, मतलब चाहे हॉलीवुड में मिला हो, सैन फ्रांसिस्को में मिला हो, और भी अलग अलग देशों में अवार्ड मिले, तो जो अवार्ड आए वो हमने उन गांव वालों को समर्पित किए, क्योंकि उनकी 20-25 साल की जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं रिकग्नाइज हुई। और फिर सभी जगह मतलब उन्हें भी एक अच्छा लगा कि हमने जो मेहनत किया और वो मतलब कहीं ना कहीं किसी पटल पर सराहना किसी पटल पर जी इंटरनेशनल लेवल पे उनको वो मिला, तो वो अच्छा हुआ। और फिर हमारे आसपास के लोग भी मतलब थोड़े जागृत हुए कि छोटा ही सही लेकिन हम शुरुआत तो करें, चाहे पेड़ लगाना हो, चाहे रोड को ठीक से बनाना हो, चाहे जो है कोई भी मतलब सफाई का कार्यक्रम हो। तो इस तरह से छोटे छोटे गांव में ये शुरुआतें होने लगी हैं। उसमें से मेरा गांव भी है छोटा सा, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने जागृति देखी कि भाई हमारे आसपास का गांव इतना अच्छा है तो हम भी अच्छी सड़कें बनाते हैं, पेड़ लगाते हैं, और लोगों को आपने जागरूक करने का काम किया। जी 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 बिल्कुल। नरसिंहपुर के छोटे से गांव से कैलिफोर्निया तक का सफ़र, और कैलिफोर्निया से अब एक बार फिर गाँव तक का सफ़र, कैसे वहाँ तक पहुँचे, कैसे? जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके पहले अभी मैं ये विज्ञान सम्मेलन में एक अतिथि वक्ता के तौर पे थी, जो IIT और ये सब जगह चल रहा है, तो वहाँ पर भी मैंने यही बात कही कि छोटे से गांव में हर चीज़ों का अभाव होता है, और उन अभावों में पढ़ने के बाद आदमी क्या होता है कि एकदम, मैं खुद भी लोहार के घर से हूँ, मेरे पिताजी लोहार हैं, तो मैंने देखा है कि कठोर जो परिस्थितियाँ होती हैं वो आपको मजबूत बनाती हैं।
क्योंकि हमने अपने पिताजी को देखा है कि वो जितना लोहा गर्म करते थे और खूब तेज़ी से जो भी चीज़ें औजार बनाते थे बहुत मजबूत होते थे। तो उन जब चीज़ों में हमने देखा कि भाई कोई भी यदि आपको आगे बढ़ना है, कोई भी सुंदर चीज़ बननी है या बनानी है तो उसे लिए तपने की भी आवश्यकता है और कठोर उतना काम की भी तपना आवश्यकता तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो वो यात्रा मेरे गांव में 8वीं कक्षा तक स्कूल था, उसके बाद दूसरे गांव में, उसके बाद फिर दूसरे गांव में। तो ऐसे धीरे 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 करके मैं जबलपुर में ग्रेजुएशन करने के बाद यूनिवर्सिटी से फिर मैं दिल्ली के एम्स में गई अपना रिसर्च करने। और एम्स के दरमियान मुझे लगा कि नहीं, दुनिया यहाँ तक नहीं है। मतलब मैं तो एक तालाब, क्या हमारे यहाँ एक कुंडा बोलते हैं छोटे से गड्ढे को, तो उस गड्ढे से लेके मैं अभी ओशन की तरफ बढ़ रही हूँ, समुंदर की। तो एम्स जो था मेरे लिए समुंदर जैसा था। और वहाँ पर जब लोगों से मतलब परिचय हुआ और इतने सारे डॉक्टर्स देखे, साइंटिस्ट देखे, तो लगा कि नहीं, दुनिया इसके आगे भी है। तो वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली कि अच्छा, अमेरिका भी कोई ऐसा देश है जहाँ जाके आगे की पढ़ाई की जा सकती है। मतलब वहाँ भी आप अपनी रिसर्च और पीएचडी इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं 2007 में प्रेजेंटेशन देने गई अपना रिसर्च का, और उसके बाद 8-9 में मैं एज अ स्टूडेंट वहाँ गई। तो कठिनाइयाँ इन बीच की, मतलब मैंने सरल शब्दों में आपको पॉइंट में बता दिया, लेकिन पीछे की कहानी बड़ी लंबी है, अपन को 1-2 दिन लग जाएंगे। तो इसीलिए बड़ी इंटरेस्टिंग रही। इसीलिए शायद मैं वापस आई कि मुझे लगता है कि देखिए, हम सब, आप इंदौर में बैठे हैं तो आपके पूर्वज किसी गांव में रहे होंगे, तभी आप इंदौर में हैं। तो हमें भी लगता है कि हम वहाँ जब भारतीयों को देखते हैं कि इंदौर से बहुत सारे बच्चे वहाँ पर हैं, और भी मतलब अपने भोपाल से हैं, और सामान्य तौर से पंजाब और गुजराती बहुत लोग हैं। लेकिन वहाँ रहने के बाद इंसान वहीं का बन जाता है। वो जब कुछ भारत के लिए करना चाहता है तो वो 60-70 की उम्र में सोचता है, जब एनर्जी नहीं रहती। तो मैंने वो सीख ली कि नहीं, मुझे उस स्टेज में नहीं जाना, मुझे अभी से जाके कुछ ना कुछ अपने स्तर से करना है। तो इसीलिए मैं वापस आके रहती हूँ, दोनों देशों में रहती हूँ, और अद्भुत दुनिया है, एकदम एक्सट्रीम है, और उसमें मैं बहुत, मतलब आप लोग सब देखते ही रहते हैं। बिल्कुल, गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों से या गांवों से की जानी चाहिए, लेकिन हमारी सरकारें ज़रूर दिल्ली से चलती है, और ग्रामीण क्षेत्र आज भी उन परिस्थितियों में है, जैसा कि मैडम ने कहा कि वहाँ पानी पीने की भी सुविधा लोगों को अभी तक नहीं मिल रही है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कई वर्षों से काम कर रही हैं, क्या लगता है कि किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिस पर अभी भी सरकारें ध्यान नहीं दे रही है, वहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहाँ के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं? एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप क्या नज़रिया देखती हैं? देखिए, मुझे एक सबसे बड़ी कमी ये लगती है कि एक शिक्षा जो है ना, मतलब जो प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा है, वो हर बच्चे के लिए और हर परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अभी जो पहले, यदि हम 20 साल 30 साल पहले की बात करें, तो हमारी प्राइमरी शिक्षा और मिडिल स्कूल की जो शिक्षा थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मतलब वो लेवल एक इतना, जिस तरह से हमारा रेलवे का जो तंत्र है वो स्ट्रॉन्ग है, या पोस्ट ऑफिस का स्ट्रॉन्ग है, उसी तरह से प्राइमरी शिक्षा भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये जो व्यवसाय के कारण, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण जो हो रहा है, उस कारण से हम देख रहे हैं कि वो जो प्राइमरी स्कूल्स की जो बुरी दशा है वो शुरू हो गई है। अब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि हर गरीब परिवार जो है वो उसी पे आश्रित रहता है। मैं भी एक प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मुझे उसकी इज़्ज़त करना आता है कि यदि वो शिक्षा नहीं होती तो मैं आपके सामने नहीं बैठती। तो ये एक बहुत बड़ा गैप हम करने जा रहे हैं, जो ऊपर से नीचे तक सोचने की आवश्यकता है, जनप्रतिनिधियों को सोचने की आवश्यकता है कि सरकार कितने भी बड़े बजट बना ले, कितने भी बड़े, मतलब जो अभी आजकल हम सुन रहे हैं कि जो कम स्ट्रेंथ जब स्कूल में रहती है तो उस स्कूल को बंद कर दिया जाता है, प्राइमरी को, क्योंकि सरकार का खर्चा उधर ज़्यादा है। अब खर्चा क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो 3 टीचर हैं जिनका इतना एक्सपेंस है, और भी वो स्कूल की तमाम चीज़ें हैं, तो वो ये सोचते हैं कि इससे अच्छा ये प्राइवेट में ही चले जाएं, क्योंकि प्राइवेट में तो पैसे देना ही पड़ेगा। तो इस कारण से कहीं ना कहीं वो व्यवस्था एकदम अपनी चरमरा गई है। तो एक वो है, और उस कारण से ज़्यादातर लड़कियां नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि मैं अपने गांव की ही खुद की दिशा देखूं अभी भी, तो ज़्यादातर लड़कियां इसलिए नहीं पढ़ पा रही क्योंकि उनके गांव में उतने तक स्कूल नहीं है। उस स्कूल एजुकेशन की ओर विशेष ध्यान देना है। और उसके अलावा मतलब हमें ऐसा लगता है कि जो
आजकल सड़कें सभी जगह बनने लगी हैं, लोग वैसे भी फ़ोन आ गया है तो लोग बड़े एडवांस्ड हो गए हैं, लेकिन रोज़गार भी एक बहुत बड़ा विषय है कि हम ग्रामीण चीज़ों को कैसे संरक्षित करें और उनको वहीं रोकने के लिए कुछ ऐसे प्रयास करें जिससे कि उनका पलायन ना हो। तो युवा क्या है कि आजकल 12वीं क्लास बच्चा जो पढ़ गया, यदि उसको नौकरी नहीं मिली तो वो खेती के काम का रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ खेती होती है, और ना वो नौकरी के काम का रहता है, तो वो एक तरह से बेरोजगार तरह का हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसमें मानसिक संतुलन का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। फिर बुरी चीज़ें जो हैं, आपके यहाँ शराब अवेलेबल है, आपके यहाँ बुराइयाँ अवेलेबल हैं, तो वो उनका शिकार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको रोज़गार के तरीके भी खोजने होंगे कि किस तरह से हम वहीं पे लोकल एम्प्लॉय जनरेट करें, महिलाओं को रोज़गार दें, उनको सक्षम बनाए। तो किस तरह की प्लानिंग आप लोग करते हैं? जैसे मैंने कई बार देखा है कि आप बच्चों के साथ भी धूप में स्कूल और क्लासेस लेती हुई नज़र आती हैं, तो कभी महिलाओं के साथ में बातचीत करती हुई और जागरूक करते हुए नज़र आते हैं। किस तरह से एक प्लानिंग करते हैं आप लोग? कहाँ पहुँचने की आवश्यकता है, कहाँ तक आप जाते हैं और कितने वॉलंटियर्स आपके काम कर रहे हैं, कहाँ का कितने गाँव में आप लोग? तो अभी हम लोग जैसे स्कूल में जो जाते हैं, उन स्कूलों में जाने का कारण ये होता है, एक तो हमको स्कूल की तरफ से एक इनविटेशन आता है कि हमारे यहाँ पर हम जो माहवारी अवेयरनेस है, क्योंकि अपने यहाँ पे जो मेरा जो मुख्य विषय है वो माहवारी का है, जिसमें मैं जाके वहाँ पे एक तरह का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और उस वर्कशॉप में हम वो सारी चीज़ें बताते हैं जो एक छोटी बच्ची को या स्टूडेंट को ज़रूरी होता है। क्योंकि हम अभी भी हमारे परिवारों में, हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारे आसपास हम माहवारी को आम तौर से सामान्यतः नहीं लेते, जबकि वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि उसकी वजह से 12% लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, ये डेटा है। लेकिन यदि उन 12% लड़कियों को हमें स्कूल में बिठाना है तो उनको बहुत अच्छी तरीके से हमें अवेयर करने की आवश्यकता है, कि एजुकेशन की आवश्यकता है उसके बिल्कुल। लिए। तो हम ऐसे स्कूलों में जाके उनको एक पूरी तरह से ये वर्कशॉप करते हैं, उनके सवाल जो होते हैं, उनकी जो भ्रांतियाँ होती हैं, उनको भी सुनते हैं, कहीं ना कहीं आंसर करते हैं। आमतौर पर यह विषय ऐसा है कि जिस पर लोग बात करना कम पसंद करते हैं, नहीं लेकिन करते वहीं हैं। जागरूक करने की आवश्यकता है। जी, यदि आप छोटी जगह जाएंगे, क्योंकि आपने मुझे अक्सर देखा होगा कि किसी गांव में, कहीं टोले में, कहीं आदिवासी बेल्ट में मैं हूँ, क्योंकि उन जगह पे वाकई में बहुत ज़रूरत है। आज भी महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करती हैं, क्योंकि उनके पास में उस तरह के संसाधन नहीं हैं। अब कहा जाए कि भाई उतनी मात्रा में पानी नहीं है घर में, उतनी मात्रा में उनके पास में कॉटन के कपड़े नहीं हैं जिससे वो माहवारी के समय यूज़ करती थी, और भी बहुत सारी डाइट नहीं है उनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रोटीन वाला खाना बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है, एक तरह से महंगाई है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी देना, उनसे पूछना, उनकी स्थिति देखना, ये बहुत ज़रूरी है। और यदि यहाँ अवेयरनेस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बीमारियाँ जकड़ करती है, और लोग शारीरिक रूप से तो परेशान होते हैं और पारिवारिक रूप से भी वो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थितियों से भी परेशान होते बिल्कुल, नजर क्योंकि हमने अभी तक ये देखा है कि अपने मध्य प्रदेश में ही सामान्यतः है, यदि आप किसी भी गांव में जाएंगे तो जो बच्चेदानी निकालने का एक बहुत ज़्यादा प्रचलन है वो सामने आने लगा है। तो वो कहीं ना कहीं इसी की देन है कि हम उनके स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पा रहे, हम उनकी डाइट का ख्याल नहीं रख पा रहे, और जो माहवारी के समय जो भी अनियमितताएं जो हो रही हैं उसकी हम चर्चा नहीं कर पा आप लगातार हेल्थ को लेकर भी काम करते हैं महिलाओं के लिए, जी। किस तरह का एक प्लानिंग रहता है? क्या विदेशी डॉक्टर्स का भी आप लोग मदद लेते हैं या केवल शहरी क्षेत्रों के ही? हेल्थ के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि माहवारी का काम इसलिए शुरू किया कि वो मेरी खुद की भी समस्या रही। जब मैं भी उन गाँव में बड़ी हो रही थी तो उसी तरह की समस्याएं, मतलब उसी तरह की चीज़ें मुझे दी गई, और उसके कारण कहीं ना कहीं कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। अमेरिका में भी वो सब चीज़ें रहीं, तो वापस आके फिर सोचा कि इसके बारे में मैं कैसे बेहतर इनको बता सकती हूँ, क्योंकि मैं एक तरह से विज्ञान की छात्रा रही हूँ, रिसर्च में, शोध में, मेडिकल साइंस में इतने सालों काम किया, तो मेरी बात आके यहाँ के लोग सुनेंगे। और उससे अच्छी बात यह है कि मुझे वो बुंदेलखंडी भी अच्छी तरह से आ जाती है, तो मैं जो बाइयों से जो सुनना चाहती हैं बई भाषा में बात करते हैं, मतलब तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी बाई आ गई है, अब जो हमारी सबरी परेशानी ख़त्म कर दे है। तो मतलब एक होता है ना कि आपका दर्द वैसे ही कम हो जाता है जैसे आप सामने वाले को सुनना शुरू करते हैं। तो इसी कारण से हमने जब ये काम कर रहे थे माहवारी का,
तो साथ ही साथ लगा कि महिलाएं इतनी सारी हैं जिनको इन्फेक्शन है, जिनको और भी समस्याएं हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हैं, और भी सामान्य तौर से जो गांव के लोग हैं वो प्राइमरी केयर के लिए उनको भोपाल भागना पड़ता है, या हमारे यहाँ नज़दीक जबलपुर या नागपुर पड़ता है। वो सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है उनके नहीं है, आसपास। क्योंकि प्राइमरी लेवल पे उनको करीब 12-15 किलोमीटर जाना पड़ता है। संसाधन नहीं होते तो फिर वो घर में ही मतलब वेट करते हैं, जो कि बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। तो हमने देखा है कि जैसे मैं अभी सैन फ्रांसिस्को में रहती हूँ, फ्रीमॉन्ट शहर में, वहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो पहले आती है। जैसे हम जो फ़ोन में जो चीज़ें भी देख रहे हैं सब वहाँ से ईजाद हुई हैं। तो वहाँ देखा मैंने कि इंटरनेट के माध्यम से कैसे दूर दराज गांव के लोगों का इलाज किया जा सकता है। तो उस कंपनी को मैंने बोला कि ये व्यवस्थाएं हमारे यहाँ होनी चाहिए, मतलब हमारे यहाँ ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ इंटरनेट जब शुरू हो जाएगा तो हम ये शुरू करेंगे। तो अभी अपना जब जियो शुरू हुआ था, हर जगह वाईफाई शुरू हुआ, डेटा आने, ये नेटवर्क आने लगा, तो हमारे गांव में भी जैसे ही वो आया तो हमने फिर उनको संपर्क किया। हमने कहा अब आप हमारे गांव में ये मशीनें लगाइए, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेली मेडिसिन के माध्यम से हम अपने गांव के लोगों का इलाज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको परेशानी ना हो। हमने बहुत सारे अपने ऐसे लोगों को खोया है जो कि बहुत मामूली सी बीमारियों के कारण चले गए। तो ये जो चीज़ें हैं हमें लगा, तो हमने उनकी मदद ली, और वो हमने 3 साल, लगभग 3 साल पहले शुरू किया था, और आज भी वो सेंटर चल रहा है। उसको सुकर्मा फाउंडेशन का प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप कितना बेहतर अपने गाँव को बना सकते हैं, कितना बेहतर आप शहरों को बना सकते हैं, ये एक उदाहरण माया मैडम हमारे सामने है, जिन्होंने अपने गाँव में ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों का इलाज करना तक भी शुरू कर दिया। आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं और अमेरिका के शहरों में भी रह रही हैं। वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ के जो छोटे कस्बे हैं, जो छोटे गांव हैं, या फिर जहाँ कम आबादी के लोग हैं, वहाँ की स्थितियाँ क्या है और हमारे गाँव की स्थितियाँ क्या है? आप दोनों जगह देखें। हाँ, मैं देखिए जब से मैंने फाउंडेशन शुरू किया है, मैं ऐसे तो शोध कार्य में थी, रिसर्चर थी, एक कैंसर विभाग में मैं एक शोधकर्ता के रूप में थी, काम करती थी। लेकिन जैसे ही मैंने अब ये शुरू किया तो मुझे लगता है कि दोनों जगह काम करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि पैसे वहाँ से मुझे मिलते थे, तनख्वाह मिलती थी। तो एक चीज़ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया, और उसके बाद जो है मैं पूरी तरह से वॉलंटियर के रूप में ये फाउंडेशन में हूँ। तो जब हम वहाँ की बात करते हैं तो मैं वहाँ पे वैसे ऐसे काम करने की ज़रूरत ज़्यादा मुझे नहीं लगती है, क्योंकि मैं जब यहाँ से कंपेयर करती हूँ तो वो लोग कहीं मतलब 50 साल एडवांस ही हैं। कहीं भी चले जाइए आप, चाहे इतने छोटे से गांव में या कहीं और जाएं, तो वहाँ पर हम इस तरह से काम नहीं करते जो यहाँ पर करते हैं। लेकिन वहाँ पर हम लोगों से मदद लेते हैं कि भाई हमको आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी जिस प्रकार से भी करें, और वो मदद हम जाके ऐसे गांव में देंगे जो कि वहाँ पर ये चीज़ें, सुविधाएं नहीं मिल रही। तो लोग वहाँ से हमें मदद भी करते हैं। और हम सामान्य तौर से ये देखते हैं कि जैसे कभी कोई कैजुअलिटी आता है, मान लीजिए कि अभी जब कोरोना का समय था तो किसी को मास्क चाहिए या ये चाहिए, तो ये चीज़ें तो हर जगह एक सी ही थी कि आप जितनी भी मदद करें उतना कम है। तो इस दौरान हम लोगों ने काम करें, कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है वहाँ पर होता है, लेकिन ज़्यादातर अपना काम जो है वो यहीं मतलब भारत में ही करते हैं। और वहाँ समस्याएं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ दिखती हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षा फ्री है, 1ली से 12वीं तक कोई भी बच्चा कहीं भी स्कूल में पढ़े पूरी फ्री है। प्राइवेट स्कूल का वहाँ कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसके अलावा हेल्थ फ्री है, जो यदि आप एक गरीब उसमें आते हैं तो आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं, सरकार आपका ख्याल रखती है। इस तरह की महामारी जब आती है कोरोना के समय, तब भी लोगों को मदद मिली वहाँ सरकार की तरफ से। और मुझे तो वहाँ लगता है हुआ सिस्टम है। बिल्कुल। तो उधर पे ऐसा नहीं कि मुझे लाइन में लग रही हूँ और मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा है, या मैं लाइन में लग रही हूँ और मेरा पेंशन नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें, ये मगजमारी वहाँ नहीं है। यही फ़र्क नज़र आता है एक विकसित देश में और एक विकासशील देश में। तो जिस तरह के हालात हम लोग अभी देख रहे हैं उसमें धीरे धीरे सुधार हमें लगता है कि आप लोगों के कामों से, सरकारों के कामों से और अधिकारियों के कार्यों से शायद हो, और आने वाला जो भारत है वो शायद
जो अमेरिका के जो शहर है उनकी तरह नज़र आएगा। पर मैं यह भी जानना चाहूँगा कि आपने जो इलेक्शन 2014 में लोकसभा का लड़ा, उसमें क्या हालात नज़र आए थे और उसके बाद से क्या मन बदला आपका कि क्या किया जाना चाहिए? देखिए, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी कि इलेक्शन लड़ना सीख और एक तरह से कहा जाए कि एक अपॉर्चुनिटी भी थी लोगों को जानने की, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी यात्रा ऐसी रही कि मैं कभी अपने गांव में नहीं रह पाई। 14 साल की थी जब से मैंने गांव छोड़ दिया, तो अपने गांव के आसपास उन ज़रूरत जगह नहीं जा पाई जहां मुझे जाना चाहिए। तो हमेशा से बाहर रहने के कारण जो है मुझे अपने खुद की ज्योग्राफी का पता नहीं था। तो जब इलेक्शन लड़ा तो ऐसे ऐसे गांव में जाना हुआ और उन लोगों की मतलब सुविधाएं देखी कि भाई इनके पास में तो वाकई में कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए उनकी परेशानियां हैं कि भाई हमें पेंशन ही नहीं मिल रहा, हमको पानी की समस्या, हमको बिजली की, ज़्यादा और कोई बड़ी समस्या उनको, मतलब जैसे आप वोट मांगने जाओ तो वो बस यही कहते भाई हमारे घर बिजली नहीं है, और वो नहीं, मूलभूत जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं होती थी। तो तभी हमें लगा कि इनको करने में कितना वो लगता है। आप देखिए कि हम 70 साल से ज़्यादा हो गया है देश को आज़ाद हुए, हम पहले तो अंग्रेज़ों के ऊपर डाल देते थे, लेकिन 70 साल से हम अभी भी गांव में हम गरीबी नहीं हटा पाए या फिर मूलभूत सुविधाएं नहीं ला पाए। जो धीरे धीरे सिस्टम था उसको भी हम विकृति की ओर ले जा रहे हैं। मतलब जो एक तरह से सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम था कि एक परिवार दूसरे परिवार पे आश्रित था, उसको हमने पूरा किसान का सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किसानी होती है तो आप अपने ही संसाधन में इतनी किसानी कर लेंगे कि आपको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आज देखिए कोई भी किसान से वो कर्जे में डूबा है और उसके अलावा उसको दाम नहीं मिल रहा उसके फसलों की। तो ये सारी समस्याएं का जो है मुझे ज्ञान भी मिला, और उसके बाद में जब मैं अपने स्तर से सोचा है, क्योंकि चुनाव के समय आप हमेशा ये देखते हैं कि समस्याएं तो हैं, लेकिन आप नए कैंडिडेट हैं, नई पार्टी है और नया क्षेत्र भी है, तो स्वाभाविक है आप तो जीतने वाले हैं नहीं, लेकिन जो अनुभव हैं उनके आधार पे आप क्या कर पाएंगे। तो वो अनुभव मैंने लिए और उससे अपने स्तर से ये सामाजिक काम करने शुरू किए ताकि हम लोगों से जुड़े रहें और उनके समस्याओं को और जानने की कोशिश करें। अभी अपनी राजनीति में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि जो नेता है उसको जीरो ग्राउंड का नहीं पता है। वास्तविकता ये है कि जो विधायक है या एमपी वाला, जैसे ही वो बनते हैं और उसके बाद दिल्ली में उनका निवास होता है, भोपाल में निवास होता है, गांव में कितने लोगों के पास जाते हैं, कितनी समस्याएं सुनते हैं, ये बहुत कम पता होता है। केवल एक दौरा होता है जी, उनका, दौरा होता है और वो भी दौरा माला पहनाने में, स्वागत सत्कार में निकल जाता है। मतलब मैं इतने सालों से जो देख रही हूँ, ये मेरा अनुभव है। जो मतलब कहीं ना कहीं इसमें हम दोनों दोषी हैं। मतलब उनकी गलती नहीं है और हमारी भी गलती है, क्योंकि हमने वो प्रक्रिया ऐसी बना रखी। हम वो सवाल जवाब नहीं कर पाते। लगभग 8 साल आपको चुनाव लड़े हो गए, अब काफ़ी काम आपने ग्रामीण क्षेत्रों में किया है और अपने ही क्षेत्रों में किया है। एक बार फिर क्या चुनाव लड़ने का मन है और क्या लोग कहते हैं कि अब आप चुनाव लड़िए? देखिए, चुनाव का तो ऐसा है कि जब जैसे जैसे एकदम नज़दीक आते हैं तो गर्मी बढ़ती है और लोगों के अंदर भी गर्मी बढ़ती है कि भाई अब कौन आना चाहिए। जैसे आप अभी पंचायत के चुनाव में देख ही रहे हैं। लेकिन ऐसा मुझे लगा कि जब से काम शुरू किया है, कम से कम चुनाव के लिए नहीं तो लोगों से इतना जुड़ाव हुआ है कि आज भी मेरे क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी दुकान पे मैं जाती हूँ, यहाँ तक कि सब्जी वाले के पास जाती हूँ तो वो ये कहता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रही हैं जिससे हमारे परिवार को भी मदद मिल रही है। उदाहरण के लिए जैसे हमने एक छोटे छोटे सेंटर शुरू किया है कि कंप्यूटर सेंटर, जो गरीब बच्चों को कहीं कम शिक्षा नहीं मिलती वो हमारे सेंटर में निःशुल्क सीखते हैं, या उनकी महिलाएं कुछ ऐसी जो स्टिचिंग सिलाई का काम सीखती हैं जो अपना खुद से आत्मनिर्भर होती हैं, तो वो लोग अब ये कहते हैं कि दीदी अब तो आप ही आओगी। मतलब एक तरह से तो हम उनको ये बोलते हैं कि देखिए ये तो बात की बात रही, जब लोग कहेंगे तो ये तो उनकी मर्जी है, क्योंकि लोग ही वोट करते हैं और लोग ही लीडर को लेकर आते हैं सामने, तो जब उनकी इच्छा होगी तो डेफिनेटली। बिल्कुल। हम जिस दौर में अभी फ़िलहाल पिछले 2-3 सालों की बात करें तो हमें कोविड के एक बहुत बड़ी महामारी के बीच हैं और पूरे देश में ये महामारी फैली थी, और चाहे पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं सभी देश इससे प्रभावित थे। और जो फर्स्ट
जो कोरोना का समय था उसमें जो पलायन की स्थितियां हुई, जो लोगों को एक डर था कोविड का, वहाँ एक बहुत अच्छे कार्य की आवश्यकता थी, लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं वहाँ विफल रही। लोगों का पलायन हुआ, लोग हजारों किलोमीटर दूर तक जाते नजर आए। ऐसी स्थितियों में आप लोगों ने काफ़ी काम किया और सराहनीय कार्य किया। मैंने सुना था कि आप लोगों ने खुद ने ढाबा खोला और लोगों के लिए रोटियां भी बनाई। तो किस तरह का वो दौर था जो एक डर की भावना लोगों के बीच में थी, उस बीच में आपने लोगों के साथ काम किया? हाँ, बिल्कुल सही बात है ये कि एक्चुअली किस्मत इतनी अच्छी होती है कि ईश्वर आपको वहीं रखता है जहाँ आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती। तो इत्तेफाक से मैं भी पहली जो वेव होने वाली थी, तो मैं जनवरी में यहाँ आई और उसके बाद क्योंकि मैं सामान्यतः जब आती हूँ तो 5-6 महीने रहती हूँ, फिर 2-4 महीने के लिए जाके फिर पुनः वापस आती हूँ। तो काम करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन वेव शुरू हो गया तो देखा कि एकदम से अफरा तफरी मच गई पिछले साल होली के बाद ही। और गांव में गलत इन्फॉर्मेशंस जा रही हैं कोरोना को लेके, एक अलग तरह का जो है घृणा फैलाई जा रही है। मतलब है कि ये मुसलमानों ने फैलाया है या जमात से आया है या इस तरह की बीमारी है, तो मतलब एक अलग माहौल था। तो उस माहौल में हमने सोचा है कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो जिस तरह का हमारा रिसर्च का काम है उसमें वायरस का ही काम होता है, जो हम लोग वायरस बनाते थे लैब में, लेकिन वो अच्छी बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो जब ये सब चीज़ें बातें सुनी तो अपने स्तर से लोगों के बीच में एक जागरूकता यात्रा निकाली और उन जागरूक यात्रा से ये हुआ कि उन्हीं की भाषा में कोरोना क्या है, किस तरह से फैलता है, क्या सावधानी रखनी, वो हमने प्रचार प्रसार करना शुरू किया। फिर उसके साथ साथ हमें लगा कि चूँकि हम नदी के किनारे रहते हैं, एक तरफ हमारे दूधी नदी है और दूसरी तरफ थोड़ी देर दूर पे जो है नर्मदा नदी है, तो जो पलायन करने वाले मजदूर थे, क्योंकि हमारे नरसिंहपुर ज़िले में काफ़ी फसलें होती हैं, तो यहाँ छिंदवाड़ा और भी अन्य ज़िलों से लोग माइग्रेट हो जाते हैं लेबर, और वो ये खेती का समय होता है जनरली मार्च अप्रैल जो होता है, गेहूं कटते, तो हज़ारों की संख्या में जो लेबर हैं वो खेतों में आते हैं। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि भाई इस तरह का कुछ हो रहा है, छुआछूत की बीमारी आई है, तो सामान लेके चलना चाहिए। तो अब जब वो चलने लगे तो हर ज़िले में चेक पोस्ट बने हुए थे, बॉर्डर पे सब पुलिस बैठी थी, तो मारने पीटने लगी उनको। तो 2-4 लोगों को साथ ऐसा हुआ तो खबर फैल गई कि भाई अब मेन सड़क से नहीं गुजरना क्योंकि लोग मारेंगे। तो उन्होंने नदी के रास्ते लिए। अब आप सोचिए कि उनको अपने गांव जाना है और नदी के रास्ते जैसे से स्ट्रेट में आपको 3 दिन लगेंगे, तो नदी के रास्ते 10 दिन लगेंगे। तो इस तरह से जब हमने लोगों को देखा कि वो बिना पानी के, खाने के, छोटे छोटे बच्चों को लेके अपनी पोटली लेके वो निकल रहे हैं, तो हमें लगा कि क्यों ना हम इनकी मदद करें। क्योंकि कोरोना हमें होगा तब होगा, वो एक अलग बात है, क्योंकि लोग घर में बैठे थे इसलिए कि भाई हमको कोविड ना हो जाए, लेकिन अपने स्तर से अपन ये नहीं देख सकते। तो हमारे साथ में जैसे उस दौरान ये हुआ कि इंदौर के बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे अपने गांव वापस चले गए, भोपाल से चले गए, तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो बाहर रह रहे थे वो सब वापस आ गए। तो उनके बीच में एक संवाद किया कि भाई किस तरह से हम इनकी मदद करें। तो ऐसी हमने चेन बनाई, ज़िले से ज़िले को पहुंचाने वाली चेन बनाई। तो वहाँ उस समय उनको भोजन, पानी और अन्य ज़िले से बात करके व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के कि भाई अब हमने अपने ज़िले से इनको बॉर्डर तक पहुँचाया, आपकी जिम्मेदारी है आप उनको दूसरी बॉर्डर तक पहुँचाएँ। तो इस तरह से हमने चेन बना के पहला लॉकडाउन में ये किया, क्योंकि हमारी गाड़ी तक जब्त हो गई थी। उनको लगता था कि मैं गाड़ी चला के इनको लेबर को वहाँ बॉर्डर तक छोड़ रही हूँ, इसका मतलब मुझे खुद तो मैं मरूंगी और दूसरे लोगों को भी मारूंगी, मतलब कि पूरे अपने एरिया में कोरोना फैलाऊंगी। तो मेरा डीएम ने आदेश निकाला कि ये मैडम की गाड़ी जब्त कर लो और उसके बाद देखते हैं ये घर में बैठ जाएंगी। पर हम फिर भी नहीं बैठे, हमने मोटरसाइकिल निकाली और उनमें हमने सामान लाद के जो जहाँ मिलता था हम ऐसी मदद करते थे। फिर तीसरा लॉकडाउन जब गाड़ी की अनुमति वगैरह सब जगह ओपन हो गया, तो हमने एक ढाबे वाले से बात किया कि भैया आपके यहाँ पे हम लोग खाना बनाना शुरू करेंगे और जो बुरहानपुर बॉर्डर से लेकर आपके यूपी और बिहार, उड़ीसा जाने वाले जितने लोग हैं उन सबको भोजन कराएंगे। भोजन के अलावा सैनिटरी पैड, हम देखिए महिलाएं जो जहाँ थी वो वैसे ही उठा के चल रही हैं, लड़कियां, युवा जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं वो भी वैसी चल रही हैं।
अब सारे मेडिकल दुकानों की तरफ वो जा नहीं सकते क्योंकि बाहरी व्यक्ति हैं, तो सैनिटरी पैड उनके पास कहाँ से और आएगा, कोविड का कपड़ा दौर कहाँ था, से वैसे भी आएगा? सभी कुछ बंद कर दिए गए थे जी, उस समय लॉकडाउन की बंद वजह से। था, तो हम लोगों ने सैनिटरी पैड से लेके ORS का जो पैकेट थे, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बहुत लोग मर रहे थे ये सुना, और नाश्ता है बच्चों के लिए, दलिया है, कुछ भी जो चीज़ें थी वो हम बांध के उनको रखते थे ताकि 3-4 दिन तक चल जाए उनको। तो इस तरह से हमने पहली वेव में काम किया। और दूसरी वेब में तो अस्पताल खोल लिया आप लोगों ने। दूसरी वेव में ये था कि जैसे मैंने आपको बताया, टेलीमेडिसिन हमने लगभग 3 साल पहले जो शुरू किया था, उसमें नॉर्मली 40-50 पेशेंट डेली आते थे। कोविड के समय हमने देखा कि अचानक से मतलब 100, 200, 300 ऐसे लोग आने लगे। तो हमें लगा कि अब हम छोटे से अपनी जगह में कैसे एकोमोडेट करेंगे, लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं कि हम मरेंगे तो यहीं मरेंगे, हमको बड़े शहर के बड़े अस्पताल नहीं जाना, क्योंकि वापस लोग आ नहीं रहे। तो हमने अपने घर को कहीं की दूसरी तरफ बेड्स लगाए और अपने पूरे घर को कन्वर्ट कर दिया कि भाई ये अस्थायी रूप से एक अस्पताल बन गया, यहाँ डे टाइम में आप आओ और यहाँ पे सबका इलाज होगा। किस तरह से आप नेटवर्किंग करते थे, उनके इलाज की व्यवस्था किस तरह से होती थी, और क्या विदेशी सहायता उस दौरान डॉक्टर्स की मिली आप लोगों को? जी, तो उस समय ये सहायता हमें ये मिली कि एक तो लोग वैसे ही देख रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, सोशल मीडिया पे तमाम। तो जिन लोगों को, जो हमारे मित्र हैं, उनमें से वो पता था कि हम इतने रिमोट में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास उनके खुद के फ़ोन आते थे कि भाई हमें ये मदद करनी है, हम आप बताओ कैसे करना है। तो हम उनको बोलते थे कि हमें दवाई की ज़रूरत है, आप फला से हमको दवाई भेज दो, हमको ये सामान की ज़रूरत है, आप ये भेज दो। ऐसा कर कर के फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बात आई कि भाई उस समय मिलना बहुत कठिन था क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई और महंगे भी थे। और ऑक्सीजन की कमी भी काफ़ी देखी जा रही थी। रिमोट में पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। तो उस समय तक ये सब सहायताएं, और उसके बाद हमारी एक मित्र हैं जो नासा में काम करती हैं अमेरिका में, उनने देखा कि हम रिमोट में काम कर रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश की हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें पूरे डॉक्टर्स हैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से। आप जिस टाइम, क्योंकि हर जगह का टाइम जोन अलग रहता है, जैसे अभी अपन बैठ के बात कर रहे हैं, वहाँ सुबह हो रही है अमेरिका में, तो उतनी रात को कोई आपको देखेगा नहीं। तो दूसरे कंट्री के लोग, डॉक्टर्स हमको कैसे एडवाइस दे सकते हैं, हमने सिर्फ एडवाइस लिया, क्योंकि उस समय मरीज को ये दिक्कत होती थी कि मैं डॉक्टर से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सिर्फ डॉक्टर से बात करनी है, उसकी शक्ल देखनी है, एक सलाह मिल जाए, हो जाऊंगा। हाँ, ऐसा सही तो सलाह ये इस तरह से हमने मतलब डिवाइस से, व्हाट्सएप से, जो भी चीज़ें थी हमारे पास, फ़ोन, लैपटॉप, उनके माध्यम से हमने उन डॉक्टर्स की सलाह मरीज तक पहुंचाई और उनका बहुत क्लोजली ऑब्जर्वेशन किया। तो इसीलिए सब मरीज हमारे, ये कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क का फ़ायदा ग्रामीण क्षेत्रों को मिला। अब हम तीसरे दौर में, कोविड का यदि कहा जाए तो हम तीसरे दौर में, जब एक बार फिर डर की भावना लोगों के मन में है, नाइट कर्फ्यू इंदौर में भी लगा है, मध्य प्रदेश और पूरे दूसरे प्रदेशों की बात की जाए तो एक नया वेरिएंट पैर पसार रहा है। हमें कितनी सावधानी रखने की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से उसे लेके अवेयर कर रहे हैं आप लोग? अभी तो देखिए लोग क्या है कि वैक्सीन भी इतना मतलब एक मेजर पार्ट था, जो कि अभी धीरे धीरे सेकेंड डोज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन का परसेंट बहुत कम था। शुरुआत में लोग लगवाने को तैयार नहीं थे, अब धीरे धीरे लोगों ने लगवाना शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत हेल्पफुल है कि अभी जी अभी मतलब जैसे मिलेगा। लेकिन तीसरी वेव की हम बात करें तो लोगों को अभी भी लगता है कि ये जो आएगी ना, तो वही होली के पास आएगी, क्योंकि हमारे 2 एक्सपीरियंस हैं जो कि उसी समय मतलब एकदम पीक आता है। तो अभी से डर तो है, लेकिन ये नहीं है कि मतलब हम अब फिर से घरों में बैठ जाएं या कुछ ऐसा करें। हमारा बस इतना ही है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत तो बात करते ही हैं। मास्क जो है पहनना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई अब हमको दोनों डोज लग गए तो हम बहुत मतलब अब हमें कुछ नहीं होने वाला, जबकि ऐसा नहीं है। अमेरिका जैसे देश में या बाकी और देशों में बूस्टर डोज लगने शुरू हो गए और वहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लग चुकी है। हमारे देश में अभी छोटे बच्चे बाकी हैं। तो इस तरह से यदि कुछ होता है तो वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ छोटे बच्चों को, जो नई वैक्सीन लगी हैं, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो हम यही अवेयर करते हैं कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वो कम से कम सावधानी बरतें, और जिनको वैक्सीन लगी भी है वो भी बरतें, क्योंकि एक एज के बाद आपको इन्फेक्शन फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो अभी स्पेशली ये ठंड का समय है, ठंड में जो है अभी अपन केस ये देख रहे हैं कि हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, अस्थमा के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं,
और इस तरह की बीमारियां एकदम अचानक से लोग चले जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है और देखा गया है कि पिछले 2 जो कोविड के समय है वो एक ठंड के बाद ही पीक पर आते हुए नज़र आए हैं। तो ये तीसरा एक वेरिएंट है जिससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा कि आप बता रहे हैं कि अवेयर भी करने का काम हम लोग कर रहे हैं। माया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे स्टूडियो में आप आए, हमें समय दिया और बहुत अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप मुझे यहाँ लेकर आए पहली बार, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। तो ये थे माया जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से वे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के बीच में काम कर रही हैं और किस तरह से उन्हें अवेयर करने का काम कर रही है। हम अगले कार्यक्रम में एक बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।